आज व्यू 360 में अमरीकी सदारती इंतखाबात के पुरहुजूम मैदान में साबिक नायब सदर जो बाइडन सबसे आगे। पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल खास तौर पर परेशान कुन है, अमरीकी इदारे की रिपोर्ट। ये जिस काबिल हैं कि हम इनको अगस्त सितंबर में इनकी नस्ली की बिजाई करें और जनवरी के महीने में ही टमाटर उतरना शुरू हो जाएंगे। और टमाटर का एक नया बीज जो पाकिस्तानी किसान और सारिफ दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान आज कतर में अमन मुज़ाकरात के छठे दौर का आगाज़ हुआ है। सदर गनी की जानिब से कायम करदा अफगान अमन मशावरती जिरगे के सरबराह उमर दाऊदज़ई ने मुज़ाकरात का इस्तकबाल किया है, लेकिन गनी हुकूमत का कोई नुमाइंदा इस बातचीत में मौजूद नहीं होगा, क्योंकि तालिबान ने अमरीका के सिवा किसी भी फरीक से बात करने से एक मरतबा फिर इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब काबुल में सदर गनी की दावत पर 4 रोज़ा लोया जिरगा जारी है। आज तीसरा दिन है। इसमें अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले 3000 से ज़ायद अफराद जमा हैं, ताकि तालिबान के साथ किसी मुमकिन बातचीत के लिए लाया अमल पर इत्तफाक़ राय हासिल किया जा सके। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के नए दौर में जंग बंदी पर तवज्जो दी जाएगी। अब तक मुज़ाकरात में गैर मुल्की फ़ौज के इनखला और अफगानिस्तान से बैरून मुल्क दहशतगर्दी रोकने पर बुनियादी तौर पर इत्तफाक़ राय हासिल हुआ है, लेकिन बैनुल-अक़वामी फ़ौज के इनखला के लिए अब तक कोई टाइमलाइन तरतीब नहीं दी गई। अमरीका में अगले साल के सदारती इंतखाबात की दौड़ में तेज़ी आ रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से तकरीबन 20 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और सबसे आगे हैं जो बाइडन, जो कि साबिक सदर बराक ओबामा के दोनों अदवार में नायब सदर थे। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे अमान अजहर की जानिब। अमान, तीसरी मरतबा है कि जो बाइडन सदर के ओहदे के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सदर ट्रंप के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं? मैदान में उतरे हुए, लेकिन उनकी सर्वेस के मुताबिक उनकी मकबूलियत की कम से कम 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि वो एक, जैसे आपने कहा, एक वो शनासा चेहरा है ओबामा दौर से, और उसके अलावा इसी हवाले से उनके बारे में वोटर्स में एक शफकत का एहसास भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है डेमोक्रेट पार्टी के लिए इस वक्त तज्ज़ियों के मुताबिक कि एक ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जो कि सदर ट्रंप के मद्दे मुकाबिल 2020 में खड़ा हो सके और उनको उन्हीं के तरीके से डील कर सके। और उस हवाले से भी अभी तक जो सर्वे सामने आए उसमें जो बाइडन लीड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत हैं। और इन्हीं तमाम मामलात का एक अहाता मैंने इस रिपोर्ट की भी सूरत में किया है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। Joe Biden, the next president of the United States of America. अपनी पहली इंतखाबी रैली से खिताब में साबिक अमरीकी नायब सदर ने इस बारे में वाज़ेह इशारा दिया कि वो सदर ट्रंप की बकौल उनके मुनक़सिम मिजाज सदारत को हदफ़े तनकीद बनाएंगे। हमें उनको बताना पड़ेगा हम कौन हैं। हम ख्याल डेमोक्रेट और आज़ाद हलकों को डर के बजाय उम्मीद और तक़सीम के बजाय इत्तेहाद और सबसे बढ़कर झूठ पर सच को तरजीह देना होगी। मेरे ख्याल में जो बाइडन ही तजुर्बाकार शख्सियत हैं और मेरे ख्याल में वो ईमानदार और अच्छे शख्स हैं, और मेरे लिए ये सबसे मुतासिरकुन बात है। सदर ट्रंप भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। उन्होंने ट्विटर पर जो बाइडन को तनकीद का निशाना बनाया और उनकी उम्र पर बात की, जबकि दोनों ही की उम्र 70 से ज्यादा है। I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. बाइडन इस वक्त 20 डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं और उनके पीछे वर्मोंट से सेनेटर बर्नी सैंडर्स हैं। बर्नी सैंडर्स मुल्क में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के हामी हैं। हमारा काम महज व्हाइट हाउस तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि मईशत की समत में तब्दीली और इस मुल्क के अंदाज़े हुकूमत को बदलना है। फिलहाल बाइडन के डेमोक्रेटिक हरीफ उनकी सबकत से मुतासिर नजर नहीं आते। इंतखाबी मैदान वसी और खुला है और बाइडन के हवाले से अभी ये बिल्कुल शुरू के दिन हैं और सर्वे ज्यादा अहमियत नहीं रखते। अलबत्ता बाइडन का नाम जाना पहचाना है और उनके लिए कुछ पसंदीदगी मौजूद है। डेमोक्रेट 2020 के लिए खवातीन और अक़लियती मेंबरान समेत इंतखाबी उम्मीदवारों के वसी मैदान में से चुनाव कर सकते हैं। जी, ये भी एक तारीखी बात है कि इस वक्त 20 जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में हैं सदारती उम्मीदवार के तौर पे, और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये देखना अभी बाकी है कि बाइडन अपनी लीड को बरकरार रख सकेंगे मूविंग फॉरवर्ड या नहीं। जी, दिलचस्प बात है कि सदर ट्रंप खुद को तो जवान महसूस करते हैं, लेकिन जो बाइडन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अमान अजहर हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया अमान। अमेरिकी हुकूमत के गैर जानबदार इदारे US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम या यूसरफ ने पाकिस्तान को दुनिया के उन 16 मुल्कों में शुमार किया है जहां मजहबी आज़ादी की सूरत हाल खास तौर पर तशवीशनाक है।
माजी की तरह इस बार भी इस फहरिस्त में रूस, चीन, शिमाली कोरिया, सऊदी अरब और ईरान शामिल हैं। ये वो मुल्क हैं जहां मजहबी आज़ादी की मुस्तकिल, मुनज़्ज़म और बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ इदारे के मुताबिक देखी गई। इदारे ने कहा है कि मजहबी आज़ादी को सल्ब करने वाले मुल्कों में चीन एक अलहदा मकाम पर खड़ा है, जहां वीगर मुसलमानों को इस्लाही कैंपों में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बुद्ध मत और फालुन गोंग नामी अकायद के मानने वाले एक अरसे से पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। इसी तरह बोको हराम और दीगर गैर रियासती अनासर की जानिब से लोगों को मजहबी बुनियादों पर निशाना बनाने के वाक़यात के खिलाफ हुकूमत के कमजोर इक़दाम की वजह से नाइजीरिया भी इस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। इदारे ने अमरीका में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहों पर हालिया हमलों के बारे में परेशानी का इजहार किया है। हमने कैलिफोर्निया में एक अफसोसनाक सानहा देखा। एक और यहूदी इबादतगाह पर हमला हुआ। हम अमेरिका और दुनिया भर में मुसलमानों पर हमले देख रहे हैं। हमने देखा अमेरिका में गिरजाघरों पर भी हमले हुए। तो जब हम मजहबी आज़ादी की बात करते हैं तो ये कहीं दूर पार की नहीं, हमारे आसपास की बात है। अफगानिस्तान और भारत को यूसुफ ने उन मुल्कों में शुमार किया है जहां हुकूमत ने या तो खुद ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लिया या दूसरों को लेने दिया, जो कि मजहबी आज़ादी के लिए संजीदा मुश्किलात पैदा करती हैं। पाकिस्तान के हवाले से इस रिपोर्ट में क्या तफसीलात सामने आई हैं, इसको लेकर आई हैं हमारे लिए आज नीलोफर मुगल। तो नीलोफर, पहले तो एक ओवरव्यू हमें दीजिए कि यूसुफ ने रिपोर्ट में पाकिस्तान के किन मसाइल को उजागर किया है। सारा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से यानी मुस्बत इक़दाम तो उठाए गए, लेकिन मजहबी आज़ादी के हवाले से जो सूरत हाल थी उसमें यानी कोई मनफी का ही रुझान रहा। मजहबी अक़लियतों को अगर देखें तो उनके खिलाफ इंतहा पसंदों और दीगर जो मजहबी ग्रोह हैं उनकी जानिब से धमकी आमेज़ रवैया और इसके अलावा पुरतशद्दुद और नफ़रत पर मबनी जो बयानात थे उनका जो सिलसिला था वो जारी रहा। तौहीन मज़हब के हवाले से उनका ये कहना था कि तौहीन मज़हब के जो कवानीन हैं उनके गलत इस्तेमाल के बायस गैर मुस्लिमों, अहमदियों और ख़ासतौर पर शिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ जारी रहीं। उनको निशाना बनाने का जो सिलसिला था उसमें कमी नहीं आई। उनका ये भी कहना था इस कमीशन के मुताबिक कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है यानी वो तो पास हो गया है, लेकिन ज़बरदस्ती जो तब्दीली मज़हब का जो सिलसिला है उसमें भी कमी नहीं आई। यानी मुसलमानों और गैर मुस्लिमों दोनों के लिए ही सूरत हाल जो थी वो परेशान कुन रही पाकिस्तान में। लेकिन नीलोफर, ये पहली मरतबा नहीं है कि यूसुफ ने पाकिस्तान के बारे में तशवीश का इजहार किया हो और महकमा खारजा जिसको ये इदारा अपनी रिपोर्ट भेजता है वो भी पाकिस्तान के बारे में इसी किस्म के कंसर्न्स का इजहार कर चुका है। जी सारा ये है कि यूसुफ जो है वो हर साल पाकिस्तान को शदीद तशवीश रखने वाले ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें डालने की वो तजवीज़ तो देता रहा है, लेकिन अगर हम दिसंबर की रिपोर्ट देखें तो महकमा खारजा ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में डाला जिनके बारे में मजहबी आज़ादी के हवाले से शदीद तशवीश पाई जाती है। लेकिन उन्होंने काम ये किया कि जो पाबंदियाँ लगानी थी उससे पाकिस्तान को इस्तिस्ना दे दिया, यानी उन पर पाबंदियाँ नहीं लगाई। लेकिन इस दफ़ा जो ये कमीशन है यूसुफ उसने ये तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान को इन मुल्कों की फहरिस्त में भी डाला जाए और साथ साथ उस पर जो इस्तिस्ना है वो भी हटा दिया जाए। पाबंदियों का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। तो पाबंदियां किस किस्म की लागू हो सकती हैं अगर इस्तिस्ना खत्म हो जाता है? तो पाबंदियां जो भी लगाई जाती हैं वो कभी नई नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि जैसे एक मुल्क पर इमदाद के हवाले से अगर कोई पाबंदी चली आ रही है तो वो उसको भी इसमें ही शामिल कर देते हैं। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट जो है उसके मुताबिक पाबंदियों का जो सिलसिला है वो सिलसिलावार होता है, यानी वो चलता रहता है। इन पाबंदियों में जो शामिल हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि असलहे के हवाले से कंट्रोल, असलहे की खरीदो फरोख्त के हवाले से कंट्रोल, इमदाद और कर्ज के लेन देन का सिलसिला है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों इस लिस्ट में तो शामिल है महकमा खारजा के, लेकिन दोनों को ही पाबंदियों से फिलहाल इस्तिस्ना हासिल है। हाँ, और जब भी लगाई जाएंगी तो वो मुख्तलिफ हो सकती हैं पाबंदियां। ऑलराइट, नीलोफर मुगल हमारे साथ थी और हमें यूसुफ की रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में जो अहम निकात थे उनके बारे में बता रही थी। नीलोफर, थैंक यू वेरी मच। और वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान इफ्तिखार दुरानी ने यूसुफ की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये अमरीका की तरफ से दबाव का एक हरबा है। उन्होंने पाकिस्तान में सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर के क़याम को हुकूमत की जानिब से मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की एक मिसाल के तौर पर भी पेश किया। नवंबर में जब अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के एतबार से तशवीशनाक सूरत हाल के हामिल मुल्कों में शामिल किया था तो पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने भी इसे अमरीका की जानिब से सियासी ब्लैक मेलिंग करार दिया था।
جنوبی افریقہ کے ملک موزمبیق کے چوتھے بڑے شہر بیرا میں اسمارٹن سپرس نامی تنظیم کی امدادی ٹیم دن کا آغاز اپنی عبادت سے کرتی ہے، جس کے بعد ٹیم لیڈر اپنے گروپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ان کی یہاں موجودگی کی وجہ انسانی امداد اور مذہبی دونوں ہیں۔ ہمارا مقصد جانیں بچانا اور تکلیف کو کم کرنا ہے اور حضرت عیسیٰ کی دی گئی امید کو آگے بڑھانا ہے۔ اسمارٹن سپرس ان کئی مذہبی امدادی تنظیموں میں سے ایک ہے جو اس پہلے سے ہی شدید غریب ملک میں پچھلے ماہ آنے والے ایڈا نامی طوفان کی تباہی کے بعد لوگوں کو سنبھلنے میں مدد دے رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ کرسچین ریلیف گروپ امریکی حکومت سے اپنے امدادی کاموں کے لیے لاکھوں ڈالرز وصول کرتا ہے، اسمارٹن سپرس کو اس وفاقی ضابطے کی خلاف ورزی سے بچنا ضروری ہے جس کے مطابق وہ کھلم کھلا مذہبی سرگرمیوں یا تبدیلی مذہب کا کام نہیں کر سکتے۔ اسمارٹن سپرس کا کہنا ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں موجود قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ کی جانب سے دی گئی امید کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب دوسروں کا مذہب یا ان کے پس منظر تبدیل کروانا نہیں، خاص طور سے اس لحاظ سے کہ اس کا اثر اس امداد پر پڑے جو ہم بانٹ رہے ہیں۔ لیکن بعض ناقدین کا خیال ہے کہ اسمارٹن سپرس چرچ اور ریاست میں کوئی واضح فرق نہیں کرتی۔ اس کی قیادت فرینکلن گراہم جیسے رہنما کے پاس ہے جو اسلام کو شیطانی اور برائی کا مذہب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہم جنس پرستی پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے اسمارٹن سپرس سے متعلق شدید تحفظات ہیں۔ یہ انتہائی قدامت پسند عیسائی تبلیغی تنظیم ہے اور اس کا مقصد ہی لوگوں کو عیسائیت کی اسی قسم کو اپنانے پر آمادہ کرنا ہے۔ رابرٹ باسٹن کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیوں کے لیے وفاقی فنڈز ملنے سے تنظیم کو ملنے والے پرائیویٹ فنڈز ان کی تبلیغ کے لیے بچ جاتے ہیں۔ وہ تنظیم میں وفاقی فنڈ سے چلنے والی ملازمتوں کے لیے صرف عیسائیوں کی بھرتی پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تنظیم انڈونیشیا میں مسلمانوں کے تبدیلی مذہب کے لیے کوشش کر چکی ہے۔ فرینکلن گراہم نے حال ہی میں VOA کو بتایا کہ اسمارٹن سپرس کی امدادی کارروائیاں اس کے مذہبی منشور سے جڑی ہیں۔ ہم مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم ایسا یسوع مسیح کے نام پر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مدد کرنے کے ساتھ انہیں یقین دلائیں کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے۔ شہری حقوق کی تنظیموں کے تحفظات اپنی جگہ، حالیہ امریکی صدور چاہے وہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ، سب نے مذہبی فلاحی تنظیموں بشمول مسلم فلاحی تنظیموں کے لیے امداد بڑھائی ہے، زیادہ امداد اور کم پابندیاں تاکہ انسانی سانحوں کے لیے امداد بڑھائی جا سکے۔ برائن پیڈن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ جو رپورٹ ابھی آپ نے دیکھی اس کا ایک دلچسپ پس منظر ہے۔ پاکستان میں مذہبی تنظیمیں چندہ کیسے جمع اور خرچ کرتی ہیں اس کا کوئی شفاف نظام نہیں ہے، بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ مذہبی تنظیمیں امریکہ میں بھی ہیں اور یہاں حکومت ان کی مالی مدد تو کر سکتی ہے لیکن کسی مذہب کے فروغ کے لیے نہیں، کیونکہ ریاست اور مذہب کے درمیان فاصلہ، ایک تفریق، امریکی آئین کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے فلاحی کاموں کے لیے فنڈز لینے والی مذہبی تنظیمیں یہ رقم تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ لیکن وائس آف امریکہ نے جب افریقی ملک موزمبیق میں سائیکلون ایڈائی کے بعد جاری فلاحی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ ان میں حصہ لینے والی امریکی تنظیمیں بھی ہمیشہ جان بچانے اور مذہبی تبلیغ کے کام میں واضح فرق نہیں رکھتی۔ تو یہ تو تھی یہ رپورٹ پاکستان کے بارے میں۔ اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ ہماری تمام تر کانٹینٹ ایکسس کر سکتے ہیں۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو لائیو نیوز بلیٹنز بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ دلچسپ اور اہم شخصیات کے ساتھ لائیو فیس بک انٹرویوز بھی۔ پاکستان کے وفاقی محتسب برائے انسداد ہراس کشمالہ طارق نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ غیر ضروری موبائل فون پیغامات بھی ہراساں کرنے کی کوشش شمار ہوں گے اگر یہ پیغام خاص طور پر غیر شناسہ افراد کو ان کی رضامندی کے بغیر بھیجے جائیں۔ یہ انٹرویو ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے کل کے شو میں۔ اس وقت چلتے ہیں بلوچستان، جہاں خواتین کو کام کی جگہ پہ ہراساں ہونے سے بچانے کے لیے 2016 میں بننے والے قانون پہ اب عمل درآمد کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے تحت پہلی مرتبہ ایک خاتون ایڈوکیٹ صابرہ اسلام کو صوبائی محتسب کے عہدے پہ فائز کیا گیا ہے تاکہ وہ خواتین کی شکایات کا براہ راست ازالہ کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کوئٹہ سے مرتضی ظاہری کی یہ رپورٹ۔ زرینہ بلوچ کو دفتر سے گھر آتے جاتے ہراساں ہونے کا خوف رہتا ہے۔ 2 سال پہلے ان کی ہمشیرہ کو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پیچھا کرتا تھا، دیکھتا تھا اور ادارے تک پہنچ جاتا تھا یہ کہاں جا رہی ہے۔ واپسی پہ یہ ٹائم بھی نوٹ کیا تھا کہ کب آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ خوف کا مبتلا بھی ہوئی نا۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ میں چھوڑ دوں گی، کام کرنا ہی چھوڑ دوں گی، کیونکہ ظاہر ہے اگر کل کو خدا نخواستہ مرض آتے کچھ بھی کر سکتے۔
بلوچستان میں خواتین کو کام کی جگہ اور دیگر مقامات پر ہراساں کرنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ سال 2016 کے نفاذ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے تحت ہراساں ہونے کے واقعات کے خلاف خاتون محتسب کے محکمے کو براہ راست درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس قانون کی تیاری میں حکومت کو غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن کا تعاون حاصل رہا۔ تنظیم کے عہدیداروں کے مطابق اس ایکٹ پر عمل درآمد سے خواتین کو یہ حوصلہ ملے گا کہ وہ گھر سے نکل کر کام کر سکیں۔ اس میں سرکاری جتنے ادارے ہیں، ایک تو اس میں خواتین کی تعداد جیسے ان کا کوٹا ہے وہ 100% فل اپ ہونا شروع ہو جائے گا ان اداروں میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سیکیور فیل کریں گے، اور لوگوں کو ہم نے اس حوالے سے شعور بھی دیا کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں اس اداروں میں۔ اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے حکومت بلوچستان نے حال ہی میں خاتون محتسب کی تقرری کی ہے۔ نومنتخب صوبائی خاتون محتسب صابرہ اسلام ہراساں ہونے والی خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ قانون ہم کو بتاتا ہے کہ ایسا کام کی جگہ پہ ایسا ساؤنڈ اینڈ جیکسچر، کوئی بھی اگر ایسی آواز، ایسا جیکسچر جو کہ خاتون کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہو یا اس کے صلاحیتوں کو سنب کرتا ہو یا اس کی ڈگنیٹی پہ کوئی حرف آتا ہو تو اس کے خلاف وہ خاتون کمپلینٹ کر سکتی ہے۔ اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ 2016 کے تحت سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں اور جرم ثابت ہونے پر مجرم کو تعزیرات پاکستان کے دفعہ 509 کے تحت 3 سے 5 سال تک قید اور 1 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا کے ساتھ ملازمت سے جبری طور پر برخاست بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ چلیں ادھر ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان، اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حامد، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستانی کھانوں میں ٹماٹر کے بغیر مزہ نہیں آتا، لیکن ٹماٹر کی قیمتیں جس طرح اوپر چلی جاتی ہیں منہ کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں اب ٹماٹر کی ایک ہائیبرڈ قسم کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ نیا بیج پاکستان میں ٹماٹر کی مانگ کو مقامی طور پر پورا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ تفصیل رپورٹ کر رہی ہیں فیصل آباد سے سمن خان۔ پنجاب میں ٹماٹر کی فصل پھل دینے کو تیار ہے، کسان کو مہینوں کی محنت کا صلہ ملنے والا ہے، لیکن کاشتکار کہتے ہیں کہ ٹماٹر زیادہ منافع بخش فصل نہیں۔ آڑتی پتا ہوں بھی انہوں دا فروٹ تیار آ تو انہوں نے توڑنا ہی توڑنا، 30 روپے کلو، 40 روپے کلو، 20 روپے اپنے انہوں نے بندے بٹھائے ہوں، اس طرح کر کے منڈی دے وچ ریٹ بہت گھٹ لگتا ہے۔ شعبے زراعت سے جڑے افراد طلب اور رسد میں عدم توازن کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ لوکل ٹماٹر وہ بھی چلا گیا مارکیٹ میں اور باہر سے بھی منگوا لیا تو پھر اس کی وہ سپلائی زیادہ ہوگی، پھر اس کے تو اس طرح پھر قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے مہینے پاکستان میں ٹماٹروں کی کاشت کے لیے موزوں نہیں، اس دوران ایران، افغانستان اور چین کے ٹماٹر ملک بھر کی منڈیوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ حالات تو صارف کے لیے بھی ہمیشہ سازگار نہیں رہتے۔ سال میں ایک موسم ایسا بھی آتا ہے جب گھریلو استعمال کی یہ سبزی صارفین کو 100 روپے سے 150 روپے فی کلو دستیاب رہتی ہے۔ کسان اور صارف کی اسی مشکل کا حل نکالا ہے فیصل آباد میں قائم ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کے شعبہ سبزیات کی ایک ٹیم نے، جنہوں نے سالوں کی ریسرچ کے بعد ایسا ہائیبرڈ بیج تیار کیا ہے جو جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے میں پھل دے گا۔ بیج اس قابل ہیں کہ ہم ان کو اگست سپتمبر میں ان کی نرسری کی بجائی کریں، اس میں ٹماٹر کی جو اگیتی پیداوار شروع ہو جائے گی اور جنوری کے مہینے میں ٹماٹر اترنا شروع ہو جائیں گے۔
अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5,87,111 टन टमाटर पैदा होते हैं, जबकि 33,000 टन दरामद किए जाते हैं। अप्रैल से अगस्त तक के महीने पंजाब और सिंध में टमाटर की फसल को भाते हैं और सितंबर से दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से हासिल होने वाली टमाटर की पैदावार मुल्क की जरूरियात पूरा करती है। उम्मीद है कि हाइब्रिड बीज न सिर्फ किल्लत के दिनों में फायदा पहुँचाएगा बल्कि इससे सालाना पैदावार भी बढ़ेगी। पुराना मुरवजा तरीका है, उसमें फी पौधा आप कह लें तकरीबन 5 किलो के करीब टमाटर पैदा होते हैं, लेकिन इस तरीका काश्त से तकरीबन 8 किलो तक 9 किलो तक भी टमाटर पैदा हो सकते हैं। अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे की जानिब से पहले मरहले में बास किसानों में ये बीज तकसीम कर दिए गए हैं और इन्हें इसकी काश्त की तरबियत भी दी गई है। इदारे की टीम को उम्मीद है कि अगले 1 साल तक ये हाइब्रिड बीज हुकूमत प्राइवेट कंपनियों तक पहुंचा देगी, जो इसे कसीर मकदार में पैदा करके जमींदारों को फरोख्त कर सकेंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फैसलाबाद। और अब चलते हैं एक ऐसी मस्नूई दुनिया में जहां कुछ भी असली नहीं लेकिन आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं। हॉलीवुड और वर्चुअल रियलिटी के इश्तराक से अब ये मुमकिन है। ड्रीमस्केप नामी एक अमेरिकी कंपनी सिर्फ $20 में लोगों को ऐसी दुनिया में लेके जा रही है, लेकिन ये काम कैसे करती है देखते हैं आज के टेक सेगमेंट में। यहाँ आने वाले जब इन दरवाज़ों से दाखिल होते हैं तो ये हकीकत को पीछे छोड़ देते हैं और एक दूसरी दुनिया का सफ़र शुरू कर देते हैं। हम ड्रीम एस्केप को एक ट्रैवल एजेंसी के तौर पर देखते हैं जो आपको एक ऐसे एडवेंचर्स पर ले जाएगी जिनमें वक्त, खला और तूलो अर्ज की सरहदें उबूर की जाती हैं। सोचिए आप एक ऐसे चिड़ियाघर में हैं जो जमीन से दूर की खलाई मखलूक से भरा हुआ है, या किसी खजाने की तलाश में हैं, या जेरे आप एडवेंचर कर रहे हैं। मैं एक तरह से भूल गया कि मैं जमीन पर हूँ। मुझे लगा मैं वाकई ही समुंदर के अंदर हूँ। ड्रीमस्केप हॉलीवुड की कहानी बयान करने के फन और थीम पार्क्स की महारत को मिलाकर बनाया गया है और इन्हें वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी की मदद से हकीकत का रंग दिया गया है। ड्रीमस्केप में हमारी टेक्नोलॉजी आपके पूरे जिस्म और हरकत का जायजा लेती है और आपको एक खाके में ढाल देती है। हम यहाँ रजिस्ट्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में हम आपकी मौजूदगी को वाकई में रजिस्टर करते हैं, जो एक मुख्तलिफ तजुर्बा है। मेरे ख्याल में एक मुकम्मल तजर्बे की हैसियत से ये इंटरटेनमेंट का मुस्तकबिल है। आप एक तरह से भूल जाते हैं कि आप एक कमरे में मौजूद हैं। वर्चुअल दुनिया में दाखिल होने से पहले सफर करने वाले को 4 सेंसर लगाने पड़ते हैं, दोनों हाथों और दोनों पाँव पर। एक बैकपैक पहनना होता है और वर्चुअल रियलिटी देख सकने वाला चश्मा लगाना होता है और अब वो अंदर जाने के लिए तैयार हैं। हम आपको हकीकत में एक गैर जमीनी मखलूक को छूने के काबिल बनाकर या आपको रास्ता रोशन करने वाली एक टॉर्च लाइट देकर तबई और वर्चुअल रियलिटी के दरमियान फर्क कम कर देते हैं। यही नहीं, हर शख्स के बैकपैक कंप्यूटर और सेंसर कमरे में खास माहौल बना देते हैं, जैसे हवा, धुंध या जमीन का थरथराना। 10 मिनट के इस तजर्बे में 6 लोग हिस्सा ले सकते हैं। कंपनी सफर करने वालों के लिए नई दुनिया बनाने की तैयारी कर रही है। एलिजाबेथ ली के साथ बरदा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। फिलहाल तो ये अमेजिंग तजर्बा सिर्फ लॉस एंजलिस में ही हासिल किया जा सकता है, लेकिन ड्रीमस्केप इसे अमेरिका की दूसरी रियासतों बल्कि दूसरे कई मुल्कों में भी ले जाने का इरादा रखती है। तो हो सकता है कि एक दिन ये मस्नूई दुनिया जो है कुछ देर के लिए आपकी हकीकत का हिस्सा भी बन जाए। आज का व्यू 360 यहीं पे ख़त्म होता है। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट पर। एड्रेस है urduvoa.com। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।